बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री यूनिट 2 और टॉपिक का नाम है जी आइसोटोप। तो आइसोटोप्स को समझने से पहले हमें चंद बातों का जानना ज़रूरी है। वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में से कुछ चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है। वो क्या है, मैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और आपको आंसर समझाता जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेन तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी। एटम के तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं, एटम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। एटम के कंपोनेंट्स तीन होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। इन तीनों को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये पाए जाते हैं एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। एटम के सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, उनके अंदर रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो किसी एटम के प्रोटॉन्स की तादाद होती है और प्रोटॉन्स हमेशा आपको पता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या है, अब ये देखो, ये जो जी है ना, ये एटॉमिक नंबर को शो करता है। और ये जो ए है ये एटॉमिक मास को शो करता है। एटॉमिक नंबर में आप देख रहे हैं ना, जी के अंदर ये जस्ट पॉजिटिव साइन को शो कर रहा है। और आपको पता है पॉजिटिव साइन जो होता है किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लाइड के अंदर। न्यूक्लाइड मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद। जबकि एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है न्यूक्लियस के अंदर, उसके बारे में होता है, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वो कौन सी चीज़ है एटम के स्ट्रक्चर के अंदर जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। तो इसको जानने से पहले हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती कौन सी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी टॉक्सिसिटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, हीट ऑफ कंबशन है, केमिकल स्टेबिलिटी है, फ्लेमेबिलिटी है कि फ्लेम कैसे होगा उसका, कोऑर्डिनेशन नंबर है, रिएक्टिविटी है, पॉसिबल केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे हैं, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो इनमें कुछ चीज़ें तो हम ग्रेड 9 में पढ़ेंगे, 9th क्लास में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे या 10th के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो एटम की वो डिसाइड करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्यों डिसाइड करता है, क्योंकि कोई भी एटम जो होता है अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए, डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की ख्वाहिश रखता है, डिजायर होती है उसको। जब वो 8 या 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की डिजायर रखता है तो वो क्या करता है, अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन को जब गेन किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इस तरह हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से किसी एटम के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। जब वो चार्ज आता है तो वो बन जाता है आयन। अब ये जो आयन होते हैं डिफरेंट, ये डिफरेंट आयन्स, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स आपस में मिलते हैं तो एक क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, फार्मूला यूनिट बन जाता है। ये चीज़ हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटम की कौन डिसाइड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किसी एटम का जो कितना वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, किस टेम्परेचर के ऊपर, किस हालत में पाया जाता है, किस स्टेट में होता है, मतलब गैस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है, ये उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होता है, किस और उस टेम्परेचर के ऊपर या नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर किस हालत में पाया जाता है, ये है। बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका स्मेल, और साथ साथ उसका वेट, लेंथ अगर कोई है तो, वॉल्यूम, हाइट, मैस, एरिया कितना वो कवर करता है, कितना उसका एटम का जो साइज है वो कितना है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को
डिटरमाइन कौन करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिटरमाइन होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और अब आपको होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? एटम के सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं डिटरमाइन दी एलिमेंट ऑफ द एटम। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन की तादाद किसको अफेक्ट करती है? वो एटम के मास को अफेक्ट करती है। अगर देखें न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर चेंज होंगे तो क्या होगा? एटॉमिक मास चेंज होगा। जैसा कि हम नेक्स्ट जाकर पढ़ेंगे, किसी एटम का अगर जो न्यूट्रॉन है वो चेंज हो रहा है तो वो क्या है? उसके अंदर मास का डिफरेंस आएगा। क्योंकि तमाम किसी एलिमेंट के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनको भी हम वन बाय वन देखेंगे। तो क्या एटम जो है उसके पास एक से ज्यादा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकते हैं? एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आइसोटोप्स बनते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होंगे जिसकी वजह से आइसोटोप वजूद में आएगा। अब आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है, जिसका डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या है? सेम एलिमेंट के अंदर than other atoms of the same element. Isotopes of the same element have same atomic number. इनका atomic number क्या होता है? सेम। अब आपको पता है atomic number क्या होता है? atomic number जो होता है किसी एटम के प्रोटॉन की तादाद है। और जो mass number है या atomic mass है वो क्या होता है? उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद की बात की जाती है। तो mass number जो होता है किसी एटम के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी तादाद होती है। अगर न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होगी, जैसे कि आप देखें हाइड्रोजन है, यहाँ पर जस्ट प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन वन कहलाता होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है वन प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। जबकि आप ड्यूट्रियम के अंदर देखें तो आपको ये एक प्रोटॉन नजर आ रहा है और दूसरा येलो कलर के अंदर आपको न्यूट्रॉन नजर आ रहा है, और ये ब्लू कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, जबकि जो पहले वाला है इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। जो लास्ट है ये वाला, इसके अंदर आपको एक प्रोटॉन नजर आ रहा है, दो न्यूट्रॉन है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन की जो नंबर्स हैं वो वेरी करते हैं, न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है वो वेरी करती है, न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होती है। न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होगी तो एटॉमिक मास या मास नंबर में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, वेरी करेगा। आगे हम देखते हैं कि क्या एटम के पास एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या ज़्यादा हो सकते हैं, या चेंज हो सकते हैं। मल्टीपल, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना किसी एटम के पास वो मल्टीपल होते हैं, ठीक? क्योंकि इसके अंदर शेल डिफरेंट होते हैं। पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, तीसरे शेल में 18 होते हैं। तो के एल एम एन ओ इस तरह के शेल होते हैं। तो हर शेल को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। फिक्स एनर्जी लेवल होता है जिसको हम E1 E2 या E3 कहते हैं। या फिर हम ऑर्बिट का नाम लें तो हमारा पहला शेल जो होता है वो के होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है, इस तरह के। ये हमारे पास क्या होते हैं? हर ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस शेल के अंदर जो लास्ट शेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं जब वो एटम के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करे तब जाके उसके अंदर डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वुड अकर इफ एन एटम हैड अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो क्या होगा? अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर वुड इंडिकेट डिफरेंट एलिमेंट। ये किसके बारे में बताता है? डिफरेंट एलिमेंट के बारे में बताता है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। अब ये यहाँ पर देखें ना, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पर देखें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अब एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो क्या आएगा? एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा, एलिमेंट चेंज होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें लिथियम Li, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो एलिमेंट चेंज होता जा रहा है।
लिस्ट गोज ऑन, ये सारी लिस्ट में इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी सिंगल एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो वो एक ही एलिमेंट से बिलोंग करेगा। एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो डिफरेंट एलिमेंट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट कुड अकर इफ एन एटम हैड डिफरेंट मैस नंबर्स, अगर मैस नंबर डिफरेंट हो। अब देखें ये कोई x एक एलिमेंट है हमारे पास, एसोटोप एग्जांपल में देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या x है, इसका एटॉमिक मैस क्या है 234 है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 92 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 92 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 92 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 92 है। जबकि ये जो हमारे पास क्या है, इस इधर देखें एटॉमिक मास 235 238, ये 234 है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 93 है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये एटॉमिक मास जो होता है वो चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। जो क्या है, अ डिफरेंट मास नंबर सिग्निफाइड दी डिफरेंट आइसोटोप्स। अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट आइसोटोप को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वो एलिमेंट सेम होगा, याद रखना एलिमेंट सेम होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा वो सेम होगा विद पोटेंशियल वेरिएशन इन फिजिकल। अब क्या होगा, अगर किसी एटम के अंदर जो एटॉमिक मास है वो डिफर कर रहा है, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है, न्यूट्रॉन डिसाइड करता है। न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास, इज इट पॉसिबल फॉर एन एटम टू पोजेस द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर? यस इट इज पॉसिबल जी। तो टर्म जो अब तक की जो गुफ्तगू है उससे ये साबित होता है कि जो एटम होता है उनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन उनके मैस नंबर क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। मैस नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी चीज को तो हम आइसोटोप कहते हैं। जब किसी एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मैस डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर एन एटम टू पोजेस सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर? ऐसा हो सकता है कि मैस नंबर सेम हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो? ऐसा नहीं हो सकता, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या है, एटम्स विद सेम mass number must have same number of proton resulting in the same atomic number सेम होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ डज द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप कंट्राडिक्ट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये थी, वो कहता है कि जो किसी एटम के अंदर तमाम जो एटम होते हैं, किसी एलिमेंट के अंदर जो तमाम एटम्स होते हैं, किसी एलिमेंट के जो तमाम एटम्स होते हैं, अब द गिवन एलिमेंट कह रहा है, किसी एलिमेंट के तमाम एटम जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनका मैस सेम होता है। ये डाल्टन ने कहा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये थी कि किसी एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले तमाम एटम्स होंगे वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और उनका मैस भी या मैस नंबर भी सेम होगा। जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो ये बात साबित हुई कि जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उनका किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका मास क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। दिस शोज दैट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट masses विद क्या होगा, विच गोज अगेंस्ट डाल्टन assumption ऑफ आइडेंटिकल एटम। ये अब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये कंट्राडिक्शन है, ये तजाद पाया जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और आइसोटोप की डिस्कवरी में, ये तजाद है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम वन बाय वन एग्जांपल आ जाएंगी हमारे पास आइसोटोप्स की। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करेंगे। जो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं वो तीन होते हैं। अब आपको पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 1 है। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन की तादाद, सब के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 होगी, ये प्रोटॉन की तादाद 1 है। अब लेकिन अब आपको पता है जब प्रोटॉन की तादाद एक है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एक ही होगी। मतलब प्रोटॉन हमेशा किसके इक्वल होते हैं,
इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है किसी न्यूट्रल एटम के अंदर, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो तभी जाके वो एटम न्यूट्रल बनता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये न्यूट्रॉन, पहला जो एटम है ना, ये जो पहला पहला सबसे पहला ये वाला देख रहे हैं आप, इसके अब यहाँ देखें न्यूट्रॉन की तादाद जीरो है, न्यूट्रॉन की तादाद जीरो है। अब इन दोनों को प्लस कर दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो ये बन जाता है एटॉमिक मास। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करें तो ये क्या बन जाएगा? ये वन बन जाएगा। इसी वजह से ये क्या है, ये जो नीचे वाला सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला वन, यहाँ पर भी वन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वन लिखा हुआ है, ये एटॉमिक नंबर को शो करता है। जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, जो ऊपर लिखा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। ये जो ऊपर निशानी होती है एटॉमिक मास की होती है। तो आप ये देखें, वन प्लस जीरो, तो ये वन हुआ, तो इसका मतलब है इसका इस तरह सिंबल लिखेंगे। और दूसरे पे देखें ड्यूट्रियम के अंदर, ड्यूट्रियम क्या है हमारे पास? अगर वन प्लस वन करें तो ये टू आता है, इसको H2 या ड्यूट्रियम कहते होते हैं, H2 या ड्यूट्रियम। इस तरह आप देखें, जो थर्ड वन है ट्राइटियम है, इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 2 है और प्रोटॉन की तादाद 1 है, जो कि मैस नंबर 3 बनता है। मैस नंबर कितना बनेगा? 3, जिसकी वजह से इसको हम ट्राइटियम कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है जी, जो ड्यूट्रियम होता है ना, यहाँ पर नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ एक प्रोटॉन है, या एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रोटियम होता है, हमारे पास जो ऑर्डिनरी वाटर होता है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोटियम के हाइड्रोजन से बना होता है, जिसका फार्मूला H2O है। जबकि जो हैवी वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको D2O बोलते हैं, D2O। तो ये हमारे पास क्या है। अब प्रॉपर्टीज कुछ हम देखते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मिक्स हैं यहाँ पर। अब मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलर ऑर्डरलेस, और टेस्ट जो है ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी इसकी क्या है हमारे पास? ये केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। अब इसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जीरो ही है, किसका? ऑर्डिनरी वाटर का, जिसका फार्मूला H2 है। जबकि हैवी वाटर का जो हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट 3.81 है। और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो ऑर्डिनरी वाटर का 100 है और हैवी वाटर का 101.2 सेंटीग्रेड है। डेंसिटी इसकी 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 नहीं है ये, 25, ये जीरो नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर बोलते होते हैं। तो ये जीरो नहीं है, ये मिस्टेकन है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो डेंसिटी होगी 0.99 आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह लें, और हैवी वाटर की होगी 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एसोटोप्स ऑफ कार्बन है। कार्बन के जो एसोटोप्स हैं वो हम देखते हैं। वो कार्बन के एसोटोप जो होते हैं वो 3 होते हैं। अब आपको पता है कार्बन को जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ लिखा हुआ है ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? 6 और 6 क्या बन जाएगा? 12। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन 12 बोलते हैं। इसको, इसका सिंबल यूं आ जाएगा, कार्बन 12। और नीचे वाला ये जो हमारे पास है 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन 13 बोलेंगे, कार्बन 13 बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन 14 बोलेंगे, कार्बन 14। तो ये हमारे पास 3 आइसोटोप आ जाते हैं। अब इनका एटॉमिक वेट नीचे लिखा हुआ है। एटॉमिक वेट वही कार्बन 12 है, इसका कार्बन 13 है, इसका कार्बन 14 है। एटॉमिक वेट कह रहे हैं, एटॉमिक मास कह रहे हैं, एक ही बात है। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है नेचुरल अबंडेंस के अंदर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 98.89% पाया जाता है कार्बन 12। 1.1% पाया जाता है हमारे पास कार्बन 13। जो सबसे रेयर होता है, रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ हाफ लाइफ जो होती है, आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, हाफ लाइफ जो होती है वो डिके करता है। कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो डिके करता है। तो हम, ये है इसका जो है, ये 1 पार्ट पर ट्रिलियन, एक ट्रिलियन के अंदर, एक ट्रिलियन के अंदर जस्ट 1 पार्ट पाया जाता है। मतलब ये बहुत ही रेयर होता है। और ये रेयर और रेडियो एक्टिव याद रखना है आपने। कार्बन 14 जो होता है वो रेयर होता है और रेडियो एक्टिव होता है, ये एमसीक्यूज के लिए। कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी जो 10th के अंदर आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर के अंदर आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर चंद एक हैं जो आप देखते हैं। इसका कलर जो होता है वो ब्लैक या ग्रेश होता है, डायमंड के अलावा। डायमंड आपको पता है जो बहुत महंगा है, ट्रांसपेरेंट होता है। डायमंड जो होता है कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है।
शीशे को काटने के लिए भी आप डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और पानी के अंदर इनसोल्यूबल है, पानी के अंदर हल नहीं होता ये, पानी के अंदर ये हल नहीं होता, कार्बन पानी के अंदर हल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन के जो एसोटोप्स हैं उसकी हम बात करें तो ये हमारे पास दो हैं, जो नेचुरली अकर्ड हैं वो हमारे पास टू हैं। एक को हम कहते हैं क्लोरीन 35, दूसरे को हम कहते हैं क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, अगर इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या हो, 35 हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू, हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास माइनस, हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन की तादाद को फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास क्या है, 35 है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, तो आंसर क्या आया, आंसर आया 18। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन की तादाद 18, न्यूट्रॉन की तादाद क्या आ जाएगी, 18। तो यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन 18 है, न्यूट्रॉन की तादाद 18 है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 17 है। तो ये फार्मूले के तहत हम इस्तेमाल कर इसके न्यूट्रॉन की तादाद को फाइंड कर सकते हैं। जबकि क्लोरीन 37 जो है उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन की तादाद 17 है और न्यूट्रॉन की तादाद 20 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये ग्रेश येलो गैस होती है, शार्प पंजेंट स्मेल होती है, और ये फेयरली सोल्यूबल होता है, मतलब सोल्यूबल हो जाता है, पानी के अंदर ये हल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234, 235, 238। जो यूरेनियम 234 है उसके अंदर ये कोई भी जो यूरेनियम है, ये इसका जो एटॉमिक नंबर है 92 है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 92 है। इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद 92 होगी। जबकि जो यूरेनियम 234 है, ये 234 यहाँ पर ब्लैक हो गया, ये 234 है, ये यूरेनियम 235 है, और ये यूरेनियम 238 है, ये यूरेनियम 238 है, ये आ जाएगा। तो यूरेनियम 234 जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 142 है, जबकि यूरेनियम 235 के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 143 है, और यूरेनियम 238 के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 146 है। इन नेचुरल अबंडेंस की बात करें, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है यूरेनियम वो है 99.27% यूरेनियम 238। उससे जो कम पाया जाता है वो पाया जाता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो होता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वेपन्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स जिनको हम एटॉमिक बम कहते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235। और ये जो होता है 0.72% पाया जाता है, और जबकि यूरेनियम 234 है ये रेयर होते हैं, 0.006% पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव डिके, यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डिके, यूरेनियम 238 का जब ये डिके करता है, यूरेनियम 238 ये बेसिकली थोरियम के अंदर और हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हीलियम बेसिकली क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं। थोरियम, अब देखें, अब इसका टोटल एटॉमिक मास फाइंड करें और इसका एटॉमिक नंबर देखें। यूरेनियम का 92 एटॉमिक नंबर है, जब ये टूटेगा तो ये 90 वाला एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा, 2 वाला एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा। 90 एटॉमिक नंबर किसका है, थोरियम का, और 2 एटॉमिक नंबर किसका है, वो हीलियम का है। और इसी तरह 238 इसका एटॉमिक मास है, ये भी टूट जाएगा। देखिए आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है, तो लॉ ऑफ ये कंजर्व हो जाता है। कंजर्व का मतलब ये है जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा, हिस्सों में। देखिए एक का मतलब है ब्रेक डाउन करना, ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इसका एटॉमिक मास क्या 238 है, 234 अलग हो जाएंगे, 234 जो एटॉमिक मास है वो थोरियम का हो जाएगा, और जो 4 एटॉमिक मास होगा वो किस में कंजर्व हो जाएगा, वो किसका बन जाएगा, वो हीलियम का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसको कहते हैं अल्फा डिके। अल्फा डिके कहते हैं, अल्फा पार्टिकल बनते हैं। और अल्फा पार्टिकल जो है, हीलियम जो है अल्फा पार्टिकल है, उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज, ये डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, गैमा रेडिएशंस भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूरेनियम 235 फिशन प्रोसेस। अब आपको देखना है कि फिशन होता क्या है। न्यूक्लियर फिशन इज अ प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट। अब ये क्या है, न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट, जब किसी एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो, न्यूक्लियस टूटे, न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन हो,
जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा, न्यूक्लियस टूटेगा तो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होगी और न्यूट्रॉन खारिज होगा। अब ये फिशन होता कैसे है? जब कोई ये है न्यूट्रॉन, ये देखें ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आकर यूरेनियम के साथ एटम के साथ टकराता है जोर से। जब ये इसके साथ टकराएगा तो ये क्या होगा? अनस्टेबल। ये 236 यूरेनियम 236 बनता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बनता है, ये अनस्टेबल होता है। फिर जाकर ये दोबारा टूट जाता है, दोबारा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा क्रिप्टॉन के अंदर और बैरियम के अंदर। इस तरह ये देखें, ये बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज हो गया, न्यूट्रॉन भी खारिज हो रहे हैं और ये जो स्टार जो है वो एनर्जी एनर्जी रिलीज कर रहा है। और ये देखें, क्रिप्टॉन अलग एटम है, इसका अलग न्यूक्लियस होगा, बैरियम अलग एटम है, इसका अलग न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियाइड, एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा एटम डिवाइड होकर छोटे छोटे एटम में डिवाइड हो जाता है, छोटे न्यूक्लियस बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है, छोटे न्यूट्रॉन में डिवाइड हो जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होगी ना, रिलीज बाय द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम यूरेनियम, अगर 1 किलोग्राम जो यूरेनियम को इस्तेमाल करें वो उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 1 किलोग्राम उतनी ही एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितना 17,000 किलोग्राम कोल प्रोड्यूस करता है। 17,000 किलोग्राम कोल को जलाने से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे कहीं ज्यादा 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 को जलाने से इस्तेमाल प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।